हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नावली 13.4 यानी कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 13.4 का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए भी थे, 7 क्वेश्चंस तक बताई थी। उससे आगे के क्वेश्चंस वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। उनमें सबसे पहले देखिए 8वां क्वेश्चन, शायद 9वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है, वो आपको होमवर्क में करना है। 8वें क्वेश्चन में एक ही देखिए बंटन आपको दिया गया, इसमें ये जितनी भी प्रायिकताएं हैं ये आपको देखिए इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं संख्या नहीं दे रखी, के पदों में आपको दिया हुआ है। ये हमें पहले सही करके देखिए इनको संख्या के रूप में लाना है कि प्रायिकताएं कितनी है, और फिर बंटन जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के पार्ट इसके जो दिए गए हैं उन्हें भी कंप्लीट करना है। चलिए सबसे पहले मैं कहता हूं जो मैंने आपको बताई थी बात बंटन में, किसी भी प्रायिकता बंटन में अगर वो सही है तो उसकी जितनी भी प्रायिकताएं हैं उन सबका योगफल हमेशा कितना होता है, 1। और जो भी प्रायिकता है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रायिकताएं हैं इन सबका अगर मैं योगफल निकालता हूं तो चलिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं, सिग्मा I is equal to 1 to n, Pi is equal to 1। इसका मतलब P1 plus P2 plus P3 plus so on to Pn। अब चलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी प्रायिकताएं हैं 8 प्रायिकताएं हैं टोटल, तो I का मान 1 से लेकर 8 तक हो गया, यानी P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6 plus P7 plus P8, यानी सिग्मा I is equal to 1 to 8, Pi is equal to 1। अगर मैं सबका टोटल करता हूं तो 0 प्लस k प्लस 2k यानी कि 3k प्लस 2k यानी कि 5k प्लस 3k यानी कि 8k प्लस k यानी कि 9k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर यानी कि 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब एक द्विघातीय समीकरण बनती है 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम देखिए गुणनखंड करते हैं 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k चलिए कॉमन आता है k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आया यानी कि k प्लस 1। इसका मतलब 10k माइनस 1 और इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए k के दो मान आते हैं, k इज इक्वल टू 1/10 और k इज इक्वल टू -k1। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत? देखिए मैंने आपको बात बताई थी कि प्रायिकता है, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये चीज तो बिल्कुल गलत है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बंटन भी कंप्लीट हो सकता है 1/10, 2/10, 2/10, 3/10, 1/100, 2/100 और 7/100 प्लस 1/10 यानी 17/100। चलिए ये तो मैं नहीं कर रहा कंप्लीट, इससे संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला पार्ट देखिए आपको ये दिया हुआ है k का मान कितना है, तो k बराबर तो आता है 1/10। ये तो आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या आता है, x इज लेस देन 3, इस बात की प्रायिकता क्या है, यानी यादृच्छिक चर का मान 3 से कम हो, इसकी प्रायिकता क्या है। यादृच्छिक चर का मान देखिए 3, इससे कम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 से कम का मतलब देखिए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 0 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता और 2 की प्रायिकता। 0 की प्रायिकता 0, 1 की प्रायिकता a, 2 की प्रायिकता 2k, यानी कि 3k, k का मान 1/10, 3/10।
तीसरा पार्ट, x इज ग्रेटर देन 6, यानी यादृच्छिक चर का मान 6 से बड़ा है, इस बात की प्रायिकता क्या है? यादृच्छिक चर देखिए ये है, इसका मान 6 से बड़ा, तो वो केवल 7 ही है। इसका मतलब हमें केवल 7 की प्रायिकता वो देखनी है, और 7 की प्रायिकता देखिए वो ये लिखी हुई है 7k² प्लस k का मान कितना 1/10, तो 7/100 प्लस 1/10। इसका मतलब देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 17/100, ये भी कंप्लीट हो गया। और अब आता है देखिए इसका चौथा पार्ट, जो यहां लिखा है इस तरीके से, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, यानी कि यादृच्छिक चर का मान 0 से 3 के बीच में हो। इस बात की प्रायिकता 0 से 3 के बीच में कहीं इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 1 और 2 ही आएंगे, यानी 1 की प्रायिकता प्लस 2 की प्रायिकता। वो क्या क्या हो गई, 1 की प्रायिकता प्लस 2 की प्रायिकता है k प्लस 2k, कितना हो गया 3k, यानी कि 3/10। अब ये कंप्लीट हो गया। नवा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे करेंगे, शायद 10वां मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था, आप लोग कर सकते हैं होमवर्क में। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, ये भी शायद मैं आपको दे सकता हूं, पिछले पार्ट में दे सकता था मैं। दो पासों को युग्मक उछाला गया, यानी दो पासों को एक साथ उछाला गया। यदि x उस पर संख्या 6 को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। अगर हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है उसमें एक पे भी 6 ना आए, एक पासे पे भी 6 आ सकता है, और दोनों के दोनों पासों पर भी 6 आ सकता है। यानी x के जो संभावित मान हुए वो 0, 1 और 2 हुए। तो 0 की प्रायिकता आपको निकालनी है, 1 की निकालनी है और 2 की निकालनी है। और जब ये कंप्लीट हो जाए आपका प्रायिकता बंटन, तो आपको संख्या इसका प्रत्याशा भी निकालनी है, या होमवर्क में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो क्वेश्चन अच्छा है वो 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में देखिए, चलिए एक बार पहले भाषा में पढ़ता हूं। प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छया बिना प्रतिस्थापन के चुनी गई, यानी पहले 6 धन पूर्णांक 1 से लेकर 6 तक, उसमें से कोई सी 2 संख्याएं चुनी गई लेकिन बिना प्रतिस्थापन के। इसका मतलब जो संख्या हमने पहली बार चुन ली उसे दोबारा हम नहीं चुन सकते। मान लीजिए हमने 1 ले लिया तो 1 के बाद अब दोबारा 1 नहीं आ सकता, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता है। अब मान लीजिए x जो व्यक्त करता है वो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, यानी जो 2 संख्याएं हमने चुनी हैं उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो x को व्यक्त करता है। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, देखिए मैंने लैंग्वेज में ये लिखी है, माना x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। x जिसे व्यक्त करता है उसी के संभावित मान हमें देखने होते हैं, जबकि प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित की चुनी जाती हैं, तो x के संभावित मान क्या है। अब देखिए अगर हम 6 संख्याओं में से कोई सी 2 संख्याएं चुनते हैं लेकिन बिना प्रतिस्थापन के, तो इसका मतलब है, मान लीजिए चलिए मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो 1 के बाद अब दोबारा 1 तो आ नहीं सकता 1 के साथ, क्योंकि हमने 2 संख्याएं सेलेक्ट कर ली हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकती है। 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। इसका मतलब यह है 1 तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है बड़ा, 3 भी हो सकता है बड़ा, 4 भी हो सकती है बड़ी जो 2 संख्याएं चुनी गई, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है बड़ी। 1 तो कभी बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि 1 तो सबसे छोटी है। इसका मतलब जो x के संभावित मान है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये हुए x के संभावित मान।
2 भी हो सकता है, यानी संख्या 2 बड़ी है, संख्या 3 बड़ी है, संख्या 4 भी हो सकती है बड़ी, संख्या 5 भी हो सकती है बड़ी, संख्या 6 भी हो सकती है। 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब हमें इन सबकी अगर प्रायिकताएं निकालनी है, मान लीजिए संख्या 2 बड़ी है, इस बात की प्रायिकता क्या है, संख्या 3 बड़ी है, इस बात की प्रायिकता क्या है, संख्या 4 बड़ी है, इस बात की प्रायिकता, संख्या 5 बड़ी है, इस बात की प्रायिकता, और संख्या 6 बड़ी है, इस बात की प्रायिकता। अब देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जब हम 6 में से 2 संख्याएं चुनेंगे, वो भी एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के, तो पहली संख्या तो हम 6 में से ही चुनेंगे, कोई सी भी एक आ सकती है। अगली तो फिर हम कितने में से चुनेंगे, 5 में से, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, जो संख्या हमने सिलेक्ट कर ली उसे दोबारा नहीं चुन सकते। यानी पहली अगर हम 6 में से सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी बारी कितने में से करेंगे, 5 में से। तो 6 गुणा 5 कुल परिणाम कितने हो गए, 30। 6 गुणा 5 कुल परिणाम कितने हो गए, 30 परिणाम। तो बटे में तो देखिए सबके 30 ही आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहां तो मैं देखिए लिख देता हूं 6 गुणा 5, यानी कि वो 30 ही होंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब वो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, यानी ऐसे कितने परिणाम होंगे जिसमें संख्या 2 बड़ी है। तो ये 2 देखिए तभी बड़ी हो सकती है जब इसके साथ 1 आए। अगर 2 के साथ 3 आएगा तो 2 बड़ी नहीं होगी, या 2 के साथ कोई और संख्या आएगी वो बड़ी नहीं हो सकती। 2 सिर्फ तब बड़ी हो सकती है जब 2 के साथ क्या आए, 1। तो हो सकता है पहली बार 1 आ जाए इस तरीके से, दूसरी बार 2 आ जाए, या पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार क्या आ जाए, 1। दोनों ही संभावनाएं। तो ऐसे अनुकूल परिणाम देखिए 2 हो गए, पहली बार 1 आ जाए, दूसरी बार 2, या पहली बार 2 आ जाए, दूसरी बार 1। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम मैं पहले लिख चुका हूं। अब देखिए संख्या 3 बड़ी कब होगी, संख्या 3 बड़ी तब होगी जब इसके साथ या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए। ये तीनों में से अगर आ गया कोई तो बड़ी हो सकती। तो संख्या 3 बड़ी होने की क्या है, देखो 1 के साथ 3 आ जाए, या 3 के साथ 1 इस तरीके से, या 2 के साथ 3 आ जाए, या 3 के साथ 2। बाकी कोई संभावना बनती नहीं, यानी पहली बार में 1 दूसरी बार में 3, या पहली बार में 3 दूसरी बार में 1, दोनों अलग अलग हैं। तो 2 परिणाम ये हो गए और 2 यहां पे ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 परिणाम। अब देखिए संख्या 4 बड़ी कब होगी, संख्या 4 बड़ी देखिए तब होगी जब उसके साथ या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। यानी कि या तो 1 आ जाए 4 के साथ, या 2 आ जाए 4 के साथ, या 3 आ जाए 4 के साथ। इनके उल्टे भी हो सकते हैं, 4,1, 4,2, 4,3। मैं आगे लिख देता हूं 4,1, 4,2 और 4,3। टोटल परिणाम कितने होंगे, 6। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखिए संख्या 5 कब बड़ी होगी, जब उसके साथ 1, 2, 3 या 4 में से कोई आ जाए। यानी 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5। 4 तो यही हो गए, 4 के रिवर्स। टोटल कितने हो गए, 8। वो मैं देखिए लिख के नहीं लिखा। संख्या 6 कब बड़ी होगी, जब उनके साथ 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी आ जाए। 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6। 5 तो यही हो गए, 5 इनके रिवर्स। टोटल कितने हो गए, 10। देखिए मैंने लिख के नहीं लिखा। अब मैं अगर ये देखिए सही है, इसको चेक करना है कि इन सबकी प्रायिकताओं का योगफल 1 आएगा। 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30 बटे 30 यानी कि 1। यानी अगर मैं इसका बंटन कंप्लीट करता हूं, चलिए वो मैं यहां कंप्लीट कर देता हूं। x का मान 2 से लेकर कहां तक संभव है, 6 तक। और इनकी जो प्रायिकताएं हैं वो देखिए, चलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा। 2 बटे 30, 4 बटे 30 आप कैंसिल करके लिख सकते हैं। 6 बटे 30,
8/30 और 10/30। ये तो आपका प्राइम का बंटन हो गया। अगर आपसे कहते हैं प्राइम का बंटन निकालिए, यहां तक कंप्लीट। लेकिन आपसे देखिए क्या पूछा गया है, ये प्रत्याशा का मान देखिए पूछा गया है, जो मैंने आपको बताया था, यानी कि सिग्मा px, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू देखिए प्राइमता के कितने मान है 5, 1 से लेकर 5 तक pi xi, यानी p1 इंटू x1 प्लस p2 इंटू x2 प्लस p3 इंटू x3 प्लस p4 इंटू x4 प्लस p5 इंटू x5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, p1 इंटू x1 यानी कि 4/30, p2 इंटू x2 यानी कि 12/30, p3 इंटू x3 यानी कि 24/30, p4 इंटू x4 यानी कि 40/30, p5 इंटू x5 यानी कि 60/30। अगर मैं इसको सॉल्व देखिए, मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया था क्योंकि एलसीएम अब सेम आएगा। 12 और 4 16 और 24, 40 और 40 80 और 60 140/30, यानी आपकी प्रत्याशा आ गई देखिए 14/3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, देखिए 12वां क्वेश्चन था। अब देखिए जो 13वां क्वेश्चन है, चलिए एक बार वो भी बता दूंगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन में देखिए ये लिखा है, x जो व्यक्त करता है वो दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को व्यक्त करता है। यानी जब हम दो पासे एक साथ उछालते हैं, या ये भी देखिए कह सकते हैं एक पासे को 2 बार उछालते हैं, उसका मतलब सेम ही होता है। दो पासे एक साथ फेंके जाएं या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, बात एक ही है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त संख्याओं के योग को व्यक्त करता है क्या, x। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए जब हम दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो 1 से छोटी संख्या तो पासों पे नहीं होती, तो हो सकता है पहले पे भी बना जाए, दूसरे पे भी बना जाए। तो दोनों का योगफल 1 + 1 कितना हो गया 2। तो 2 से कम तो ये मान हो ही नहीं सकता, दोनों का योगफल। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, देखिए हो सकता है पहले पे भी 6 आ जाए और दूसरे पे भी 6 आ जाए। टोटल कितना हो गया 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। 20 की सारी संख्याएं पॉसिबल है, योगफल 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यानी x के जो संभावित मान है वो 2 से लेकर कहां तक है 12। योगफल 12 भी हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 2 भी हो सकता है। इसके बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। अब इन सब के अगर हम देखिए प्रायिकताएं निकालें कि योगफल 2 हो, इस बात की प्रायिकता क्या है, योगफल 3, योगफल 4 होने की प्रायिकता, योगफल 5 होने की प्रायिकता, ये देखिए हमें सारी ही प्रायिकताएं निकालनी पड़ेंगी। योगफल 9 होने की प्रायिकता, और ये योगफल 12 होने की प्रायिकता। सबसे पहले चलिए योगफल 2 हो, इस बात की प्रायिकता क्या है। ऐसा देखिए केवल एक ही जोड़ा बनता है, वो है 1,1, वो अकेला योगफल है। जब हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो देखिए कुल परिणाम कितने बनेंगे 36, क्योंकि पहले पासे में भी 6 में से कोई संख्या आ सकती है और दूसरे पासे पर भी 6 में से कोई संख्या आ सकती है। तो कुल परिणाम तो 36 ही होंगे। अनुकूल परिणाम इसके 1 हो गए, यानी कि इसकी प्रायिकता हो गई 1/36, क्योंकि इसका जो अनुकूल परिणाम है वो सिर्फ 1,1 है। वो कौन सा है, केवल 1,1। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वो परिणाम केवल 1,1। अब देखिए ऐसे कितने परिणाम हैं जिनका योगफल 2 है, तो वो 1,2 हो सकता है और 2,1 भी हो सकता है। ये सिर्फ 2 ही बनेंगे, यानी टोटल परिणाम ये कितने हो गए 2/36। अब आते हैं जिनका योगफल 4 हो, ऐसे कितने योगफल बनेंगे। तो 4 योगफल वाले देखिए 1,3, 2,2, 3,1, टोटल 3 परिणाम हो गए 3/36। अब देखिए जिनका योगफल 5 हो, ऐसे कितने बनेंगे
1,4, 2,3, 3,2, 4,5। ये कितने बन गए? 4/36। अब देखिए जिनका योगफल 6 हो, ऐसे कितने बनेंगे? तो 6 योगफल 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। ये 5 हुए, ऐसे 5 योगफल बनते हैं। अब देखिए जिनका योगफल 7 हो, ये लिखने का मेथड देखिए क्या है, जो मैं आपको देखिए तुरंत लिख कर जा रहा हूं। मैं 7 पे बताता हूं, आप 1 से स्टार्ट करें, 1 के साथ 7 6 पे आएगा। ये संख्या आप एक एक करके बढ़ाते जाना, 1 के बाद 2 हो गया, ये अपने आप एक एक कम होती जाएगी। 2,5 लेफ्ट वाले देखिए एक बढ़ाते जाएं, राइट वाले एक कम करते जाएं। 4,3, 5,2 और 6,5। इसके आगे नहीं बढ़ सकते, ये 6 हो गए। अब देखिए अगर हमें 8 के लिखने हैं तो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। वो 1,7 तो पासे पर होता ही नहीं, वो स्टार्ट ही 2 से होगा। 2,6 बाकी रूल वही है, एक एक देखिए लेफ्ट वाली संख्या बढ़ाते जाएं और राइट वाली एक एक कम करते जाएं। ये यहां तक एंड हो गया, यानी ऐसे देखिए 5 योग होते हैं। अब आते हैं देखिए जिनका योगफल 9 हो, इस बात की कितनी है? तो ये 2 से स्टार्ट, ये 1 से भी नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2,7 ये स्टार्ट होगा 3 से। 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, टोटल 4 योग बन गए। 4/36। अब देखिए योगफल अगर 10 हो, इस बात की प्रायिकता क्या है? योगफल अगर कितना हो? 10, इस बात की प्रायिकता। तो योगफल 10 कैसे हो सकता है? 4,6, 3 से तो स्टार्ट हो नहीं सकता, 5,5, 6,4, यानी कि 3/36। अब देखिए योगफल 11 हो, 5,6, 6,5, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और लास्ट में योगफल अगर 12 हो, ये सिर्फ एक ही योग बनता है। ये सारे ही देखिए मैंने प्रायिकताएं लिखी, इन सब प्रायिकताओं का योगफल आप करके देख सकते हैं, वो एक ही आएगा। अब देखिए हमें इसका क्या क्या चीजें निकालनी है, प्रसरण भी निकालना है और मानक विचलन भी निकालना है। चलिए पहले मैं बोर्ड से थोड़ा सा ये साफ करता हूं। देखिए मैंने इसे बंटन के रूप में भी लिखा है, यानी x के संभावित मान 2 से लेकर 12 तक, और उनकी जो संगत प्रायिकताएं हैं वो भी मैंने लिखी है, इसी को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम चलिए मैं आपको तीनों पार्ट करके दिखाऊंगा, प्रत्याशा कैसे निकालें। तो प्रत्याशा का जो सूत्र था सिग्मा i = 1 to, ये देखिए टोटल मान 11 है, PIXI, यानी P1 × x1, P2 × x2, इन सबको जोड़ते हुए चले जाए हम, तो जो उत्तर निकल के आएगा वो प्रत्याशा होगा। यानी P1 देखिए बटे में तो 36 ही आएगा सबके। चलिए मैं ऊपर की संख्याओं को गुणनफल देख लेता हूं, जोड़ के कितना आता है। 2 + 6 यानी कि 8, + 12 यानी कि 20, + 20 यानी कि 40, + 30 यानी कि 70, + 42 112, + 40 152, + 36 188, + 30 218, + 22 230, 240 + 12 252 बटे 36, यानी कि ये चलिए पूरा एग्जैक्ट आता है, प्रत्याशा आती है 7, यानी कि इसका जो माध्य आता है, प्रत्याशा का मतलब माध्य है। मैं यहां लिख देता हूं कि प्रत्याशा भी कह सकते हैं और माध्य भी कह सकते हैं। अगर आपसे केवल माध्य निकलवाते हैं तो आपको यहां तक करके आता है। दूसरे नंबर पर आता है देखिए प्रसरण।
जिसे हम देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, यानी यादृच्छिक चर का प्रसरण कितना है। तो उसका जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया था, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to 11 पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ये पूरा होल स्क्वायर नहीं है, देखिए केवल एक्स का स्क्वायर है इंटू प्राइम का माइनस माध्य का होल स्क्वायर। ये जो माध्य हमने देखिए निकाला उसकी जरूरत इसमें पड़ती है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो मेन तो पार्ट यही है, ये तो हम निकाल चुके हैं, ये सॉल्व करना है। देखिए मेन पार्ट पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 गुणा 1 यानी कि 4 ही आएगा। चलिए मैं संख्या लिखने जा रहा हूं, बटे में 36 आने हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस 4 का स्क्वायर 16 दिया 48 प्लस 5 का स्क्वायर 25 गुणा 4 यानी कि 100, 6 का स्क्वायर 36 गुणा 5 यानी कि 180, 7 का स्क्वायर 49 गुणा 6 यानी कि 294, 8 का स्क्वायर 64 गुणा 5 यानी कि 320, 9 का स्क्वायर 81 गुणा 4 यानी कि 324, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 3 यानी कि 300, 11 का स्क्वायर 121 गुणा 2 यानी कि 242 और 12 का स्क्वायर 144 गुणा 1 यानी कि 144 बटे 36। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, चलिए जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 18 और 4 22 और 48 70 और 100 170 और 180 350 और 294 644 और 320 964 और 324 1288 और 1588 प्लस 242 1830 और 144 1974 बटे 36 माइनस माध्य का स्क्वायर, ये होता है 1974। देखिए मैं शायद कहीं गलत हो सकता हूं, चलिए दोबारा चेक करके देख लेता हूं। 644 964 1288 1588 1788 1830 1974 बटे 36 माइनस आधे का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ये देखिए पूरा 36 से कैंसिल नहीं होता। चलिए मैं देखता हूं पहले किससे ही कैंसिल, 2 से तो कैंसिल देखिए होगा ही होगा, 18 और 2 से कैंसिल अगर मैं करता हूं अब ये देखते हैं 9 और 8 17, ये 3 से भी कैंसिल यानी 6 से कैंसिल हो सकता था ये। चलिए मैं कैंसिल करके देख लेता हूं, 3 से 329 बटे 6। अब ये शायद देखिए 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मान लो देखिए पॉइंट में निकल के आएगा। फिर 329 बटे 6 माइनस के 49, 329 बटे 6 का मतलब 54 देखिए 6 पंजे 30 6 चौक 24 6 अट्ठे 48 और 6 दिया 18 करीब इतना होता है 54.83 54.83। देखिए चेक करके देख लेता हूं, 6 पंजे 30 6 चौक 24 6 अट्ठे 48। चलिए ठीक है 54.82 करीब आता 829 54.83 माइनस के 49 और इसे सॉल्व करते हैं तो 5.83 ये आता है आपका प्रसरण। और अगर इसका देखिए तीसरा पार्ट है यानी कि मानक विचलन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स से, तो वो होता है वर्गमूल प्रसरण।
उसका जो सूत्र मैंने आपको लिखवाया है वर्गमूल प्रसरण, यानी कि वर्गमूल 5.83। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो शायद 2.42 करीब लगभग आ सकता है। मैं लगभग लिख देता हूं 2.42 करीब। मैं एक बार ये चेक भी करके देखता हूं उसके आंसर बुक में जो आपके आंसर दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 13.4 का, प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर देखिए 13 5.833 करीब दिया है और ये दिया है देखिए यहाँ 2.415, तो 2.42 करीब आएगा, वो बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है। अब देखिए जो अगले दो क्वेश्चन हैं, चलिए उनकी हिंट देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार चलिए पढ़ देता हूं। एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19 और 20। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया, यानी x जो व्यक्त कर रहा है वो आयु को व्यक्त कर रहा है, यानी x के जो संभावित मान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए x आयु को व्यक्त कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं आयु x। तो इसमें आप देखिए जो भी आपको चार्ट दिया गया है वो मिनिमम एज आपको देखिए 14 दे रखी है और मैक्सिमम कितनी है, शायद 21 है। तो 14 से लेकर 21 तक आपकी सारी ही एज है इस तरीके से। ये है देखिए 14 से लेकर 21 तक सारी एज। अब अगर हम इनकी प्रायिकताएं लिखें क्या क्या होंगी, तो हमें सिर्फ ये काउंट करना है, जैसे 14 एज वाले कितनी बच्चे हैं, 1 2, शायद 14 जो एज वाले हैं वो 2 ही बच्चे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं 15, तो ये होगा देखिए 2/15। ऐसे जिनकी एज 15 है वो कितने बच्चे हैं, एक बच्चा 15 का, वो सिर्फ एक ही बच्चा है, इसकी प्रायिकता होगी देखिए 1/15। 16 एज वाले कितने हैं, 16 एज वाले देखिए 1 और 1 2, 2/15। 17 वाले कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 3/15। 18 एज वाले एक ही बच्चा है, 1/15। 19 एज वाले 2 बच्चे हैं, 2/15। 20 एज वाले देखिए कितने हैं, 1 और 1 2 और 1 3, 3/15। और लास्ट में 21 एज वाले वो केवल एक ही बच्चा है। अब देखिए मैंने कहीं गलती की है नहीं, इस बात को पता कैसे लगाएं। अगर इसका प्रायिकताओं का योगफल 1 है तो समझिए आपको बिल्कुल ठीक किया है। 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 3 14 और 1 15, 15/15 1 आ गया। अभी आपका चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका आपको माध्य निकालना है, प्रसरण निकालना है, मानक विचलन, वो मैंने आपको अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 15वां है। 15वें में क्या है, एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया और 30% ने उसका विरोध किया, यानी 70% तो फेवर में है और 30% उसके खिलाफ यानी अगेंस्ट में। एक सदस्य को चुना गया, यदि सदस्य ने प्रस्ताव को विरोध किया हो तो x = 0 लेना है। ये बात तो देखिए क्लियर करें, x के मान क्या लेना है 0। कब, अगर उसने विरोध किया है, और अगर उसने अनुमोदन किया यानी फेवर किया है तो x = आपको 1 लेना है। तो ये तो आपका चार्ट यही कंप्लीट हो जाता है। जिन्होंने विरोध किया है ऐसे देखिए कितने परसेंट हैं, 30%, और जिन्होंने अनुमोदन किया है ऐसे हैं 70%। ये चार्ट आपका कंप्लीट। इसको आपको कंप्लीट करके अब इसमें क्या क्या निकालना है, प्रत्याशा निकालनी है, प्रसरण निकालना है। वेरिएंस का मतलब देखिए प्रसरण ही होता है, यानी वो प्रसरण निकालना है। अच्छा ऐसे ही देखिए 16 क्वेश्चन है। क्या 16 क्वेश्चन में ऐसे पासे को फेंका गया जिसके 3 फलकों पर 1 लिखा है, अन्य 3 पर 2 और 1 फलक पर 5। इसमें शायद ही गलती है, देखिए 3 फलकों पर 1 है, टोटल फलक तो देखिए पासे के 6 ही होते हैं और 1 फलक पर 5 लिखा गया है। प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है, मेरे ख्याल से देखिए गलत है।
हो सकता है दो फलकों पर एक हो। पासे पर जो संख्याएं हैं, देखिए ये इस तरीके का पासा है जिसमें जो संख्याएं हैं वो 1, 2 और 5 है। 1 संख्या है पासे पर, 2 भी लिखा है और 5, केवल ये 3 संख्याएं लिखी हैं और कोई नहीं है। पासे के टोटल 6 फलक होते हैं। अब इनकी जो प्रायिकताएं होंगी, अगर 3 पर 1 लिखा गया, 3 पर 2 लिखा गया है और 1 पर 5, तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे ख्याल से शायद ये दो फलकों पर 1 होगा। टोटल फलक देखिए कितने होते हैं, 6। 2 बार 1 लिखा हुआ है तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए। 3 बार 2 लिखा हुआ है, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। 1 बार 5 लिखा हुआ है, अनुकूल परिणाम 3 हो गए। अब इसका माध्य आपसे निकलवाते हैं। चलिए इन्हें चेक करके देख लेता हूं मैं सही हूं या नहीं, शायद क्वेश्चन गलत ही खाइए। माध्य निकलवाएंगे तो P1 × x1 यानी 2/6 प्लस P2 × x2 यानी कि 6/6 तो 8/6 प्लस 5/6 13/6। अब यहां तो देखिए ऐसा नहीं आता, तो हो सकता है इसमें 3 पर 1 हो, 1 पर 2 पर 2 हो। मैं इसका आंसर एक बार चेक करता हूं, आपको क्वेश्चन देखिए ठीक ही करा देता हूं क्या आएगा। 13.4 का 16 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी दे रखा है, यानी 12/6 अगर आ जाए, इसका मतलब यही है 3 फलकों पर 1 है, 2 फलकों पर 2 है, या सही कर लें 3 फलकों पर 1 है, अन्य 2 पर 2 है और 1 पर 5 है। अब इसका आप माध्य निकालेंगे 12/6 यानी कि 2 आएगा, वो बिल्कुल सही है। अब आता है देखिए लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अब देखिए जो 17वां क्वेश्चन है, देखिए मैं इसके 3 पार्ट कर रहा हूं क्योंकि तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है एग्जाम में। बिना प्रतिस्थापन के साथ या दोनों पत्ते एक साथ। जब ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन वो कैसे निकालें। ताश की गड्डी में देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं, हमने 2 पत्ते निकाले, हो सकता है उनमें एक भी इक्का ना हो, एक भी हो सकता है इक्का और दोनों के दोनों भी इक्के हो सकते हैं। तो x के जो संभावित मान है वो 0, 1, 2 ही हुई, एक भी ना हो इक्का, एक भी हो सकता है इक्का और 2 भी हो सकते हैं इक्के। लेकिन ये कंडीशन 3 बन सकती हैं, हो सकता है वो दोनों पत्ते हमने प्रतिस्थापन के साथ निकाले एक एक करके, यानी पहली बार में जो पत्ता निकाला उसे वापस गड्डी में रख दिया, फिर दोबारा एक पत्ता निकाला। बिना प्रतिस्थापन का मतलब जो पहली बार में पत्ता निकाला उसे वापस गड्डी में हम नहीं रखेंगे। और तीसरे का मतलब है दोनों हमने एक साथ निकाले, ये एक एक करके निकालते हैं, ये दोनों पत्ते एक साथ निकालेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ना तो प्रतिस्थापन के साथ लिखा है और ना ही बिना प्रतिस्थापन के लिखा है, यानी वाला पार्ट आपका ये हुआ। लेकिन मैं आपको तब भी बता रहा हूं तीनों पार्ट कि कौन सी पॉसिबिलिटी शायद पेपर में आ जाए। पहले चलिए प्रतिस्थापन के साथ, तो मतलब जो पत्ता हमने सिलेक्ट किया वो वापस हम गड्डी में रख देंगे, यानी पहला वाला अगर हम 52 में से कर रहे हैं सिलेक्ट तो दूसरा वाला भी हम 52 में से ही करेंगे। पहला वाला ध्यान रखें, अगर हम 52 में से करते हैं तो दूसरा वाला भी कितने में से करेंगे, 52 में से। यहां पे क्या है, बिना प्रतिस्थापन का मतलब जो पत्ता हमने सिलेक्ट कर लिया उसे वापस नहीं रखना है, यानी पहला वाला अगर हम 52 में से करते हैं तो दूसरा वाला हम 51 में से करेंगे। ये देखिए मैंने ध्यान दिया। अब केवल ये वाली कंडीशन बची, यहां लिखा है दोनों पत्ते एक साथ, इसका मतलब 52 में से दोनों एक साथ करें तो 52C2। ये सूत्र ही तभी होता है जब दोनों एक साथ निकाले जाए, तीनों एक साथ, यानी 52C2। इस तरीके से। अब चलिए पहले आपको यही पार्ट करता हूं क्योंकि बुक में तो शायद यही मान रहे हैं सही। एक भी इक्का ना हो, एक भी इक्का ना हो, यानी इक्के देखिए टोटल कितने होते हैं, 4, उन चारों में से कोई भी पत्ता ना हो। बाकी जो 48
48 बचे, उनमें से कोई से दो पत्ते हो सकते हैं ये, तो ये आ जाएगा देखिए 48C2। इक्के नहीं है तो इसका मतलब इक्के को हमने छोड़ दिया, आगे पत्ते बचे कितने 48, 48 में से वो कोई से भी दो हो सकती है। अब देखिए यहां पे क्या मतलब है, एक इक्का हो तो एक कोई और कार्ड होगा, तो एक इक्का जो होगा वो तो चारों में से कोई भी हो सकता है, 4C1 चारों में से कोई भी एक इक्का, गुणा बाकी का जो एक पत्ता है वो 48 में से कोई भी एक हो सकता है, यानी कि 48C1। अब आता है दोनों के दोनों इक्के हो, तो इक्के टोटल कितने होते हैं 4, उनमें से कोई से भी दो इक्के हो सकते हैं। इन्हें आप जब सॉल्व करेंगे आपको सूत्र याद होगा, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बटन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो पहला मेथड हुआ जो बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आप माध्य निकाल लें, दो भी निकल के आए। अब आता है देखिए ये वाली पार्ट, बिना प्रतिस्थापन के एक भी इक्का ना हो, तो इक्के होते हैं 4, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता पत्ता, बाकी के जो 48 हुए उनमें से ही होंगे दोनों पत्ते कोई ना कोई, तो पहला 48 में से होगा, दूसरा किस में से होगा 47 में से, क्योंकि वही नियम लगेगा जो नीचे लगा है, बिना प्रतिस्थापन की। पहला 48 में से कर लिया, उसे वापस नहीं रखना है, दूसरा 47 में से करेंगे। एक इक्का हो एक कोई और हो, इक्के कितने होते हैं 4, चारों में से कोई भी हो सकता है, और बाकी पत्ते कितने होते हैं 48, उनमें से कोई भी एक हो सकता है। दोनों के दोनों इक्के हो, इक्के कितने होते हैं 4, पहला 4 में से होगा, दूसरा कितने में से होगा 3 में से। लेकिन यहां क्योंकि एक एक करके निकलते हैं, इसलिए यहां ये संभावना जो मैंने आपको पहले भी बताई है, हमने कितने पत्ते निकाले टोटल, दोनों पत्ते, मैंने यहां लिखा भी है देखिए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, मैं चलिए डैश कर देता हूं, 2C0, इसका मान भले ही 1 आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ जाएगा 2C1। 2C1 का मतलब हमने क्यों किया, इन्हें व्यवस्थित करना, हो सकता है पहला इक्का हो दूसरा कोई और कार्ड हो, या पहला कोई और कार्ड हो दूसरा इक्का हो, इसलिए हमने ये करना पड़ा, यानी कि व्यवस्था। और यहां दोनों के दोनों इक्के हो तो 2C2, वो काम देखिए यहां नहीं होगा, यहां आप दोनों एक साथ निकाल रहे हो, जहां आप एक एक करके निकालते हैं उनमें ये चीज लगती है, जहां हम एक एक करके निकालते हैं, तो एक एक करके हम देखिए इसमें निकालते हैं बिना प्रतिस्थापन के, मैं यहां लिख देता हूं एक एक इस तरीके से, और यहां भी हम निकालते हैं प्रतिस्थापन के साथ एक एक करके, यहां भी लगेगा। चलिए पहले बता देता हूं, दोनों इक्के यानी दोनों पत्ते को इक्के नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो यानी बाकी के 48 बचे उनमें से ही कोई ना कोई पत्ते होंगे। अब वही नियम देखिए जो नीचे लगा, पहला 48 में से करेंगे, उसे वापस गड्डी में रख दिया, फिर 48 में से ही करेंगे, क्योंकि यहां पत्ता कम होगा ही नहीं। यहां एक इक्का है और एक कोई और कार्ड है, तो एक इक्का होने का मतलब चारों में से कोई एक हो सकता है, और दूसरा 48 में से कोई एक हो सकता है, और दोनों इक्के होने का मतलब देखिए इक्के कितने होते हैं 4, चारों में से कोई एक इक्का हो सकता है, और यहां भी चारों में से कोई एक इक्का हो सकता है, इंटू 2C0। ये नियम देखिए तभी लगेगा इंटू 2C1 जब हम एक एक करके पत्ते निकालेंगे, तब ये नियम अप्लाई होगा। मैंने आपको देखिए तीनों करके लिखा है, आप तीनों का मान खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर जब चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपसे कुछ भी चीज निकलवाए, यहां देखिए क्या निकलवाते हैं, यहां प्रत्याशा का मान भी निकलवाया है, वो भी इस वाले पार्ट में। तो इसको मैंने सॉल्व करने का एक छोटा मेथड भी आपको बता रखा था, लेकिन चलिए आप खुद ही करें। एनसीआर का सूत्र फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, प्रत्याशा निकालेंगे। ये प्रश्नावली देखिए कंप्लीट होती है, यानी कि 13 पॉइंट। अब जो इसकी अगली प्रश्नावली